Hey everyone, welcome to UPSC Canvas. If you are preparing for UPSC और GDP, GNP, नेशनल इनकम जैसे टॉपिक्स तुम्हें बहुत कंफ्यूज करते हैं. If yes, then don't worry because you are in right place. Because in this video we are going to cover all these important concepts from the very basics and in a very simple language. We will also break down the concepts like basic price, market price, factor cost, and we will cover everything in such a way that will make it super easy for you to score in your exam. So grab your notebook और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Make sure you watch this video till the end so you do not miss any crucial point. So let's get started. Take a look at this list. These are the topics that we are going to cover in this session. इसमें सब टॉपिक्स है, जितने भी नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक हैं सबके सब इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन इस सेशन में सब है. जैसे इसमें जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीजें हो गई. बेसिक प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, नेशनल इनकम हो गया, मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम हो गई, हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई, और जैसे हमारे पीपीपी हो गया, एक्सचेंज रेट्स हो गया, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये सब चीज जितने भी टॉपिक है सब हम इस सेशन में कवर करेंगे. ये जो नेशनल इनकम वाला हमारा टॉपिक है इसको हम हर डायमेंशन से कवर करेंगे इस वाले सेशन में. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद जीडीपी, जीएनपी, डेप्रिसिएशन एंड फिर उसके बाद एनडीपी, एनएनपी. इन चारों टॉपिक्स, इन पांच के पांचों टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं. ठीक है. जीडीपी से स्टार्ट करते हैं. तो देखो जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है. जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. ठीक है. अब देखो इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि जीडीपी जो होती है इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री. ठीक है. ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब कंट्री. तो ऑल द वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री. दूसरी चीज, अब देखो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से जब यहाँ बात चल रही है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसमें चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो उससे फर्क नहीं पड़ता. जो कि अगर इंडिया के, जैसे मानो इंडिया का अगर कंसिडर किया जाए तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अगर कोई सी भी कंपनी है, वेदर इंडियन की कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, जो भी प्रोड्यूस करेगी वो उसका कैलकुलेशन जो होगा वो जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है. उसके फाइनल गुड्स को जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा. अब टोटल प्रोडक्शन कब तक का? टोटल प्रोडक्शन विथ इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विथ इन अ गिवन पीरियड. अब गिवन पीरियड का मतलब क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर. इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का. दिस इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया. तो इंडिया के एक फाइनेंशियल ईयर या फिर गिवन पीरियड में जो टोटल ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर जितना भी टोटल फाइनल गुड्स होंगे उनकी जो टोटल वैल्यू होगी दैट विल फॉर्म अवर जीडीपी. अब इसमें एक चीज याद रखने वाली चीज है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री और दूसरा पीरियड, और एक और चीज की जो इंडिया के अगर नेशनल्स होंगे, अगर कहीं पे जो इंडिया के सिटीजन है अगर किसी फॉरेन कंट्री में भी होंगे तो अगर वो वहां पे कुछ प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे. समझ रहे हो? वो चीज इसमें हमें कैलकुलेट नहीं करना है. हमें इसमें कैलकुलेट वही चीज करना जो कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होगी. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज ऐसा करो, ऐसा समझो कि इंडिया की एक कंपनी है जैसे इन्फोसिस. ठीक है. इंडिया की कंपनी हो गई इन्फोसिस हो गई, और एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट. दोनों कंपनीज को ले लेते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट जो इंडिया में प्रोडक्शन, अगर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इंडिया में है, इन्फोसिस यूएसए में ले लो. ठीक है. तो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इंडिया में अगर प्रोडक्शन करेगी तो इसकी वैल्यू जो इसके फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा जीडीपी में. पर जो इन्फोसिस का है जो यूएसए में है, फॉरेन कंट्री में, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये होता है जीडीपी में. अब जीडीपी में एक कॉन्सेप्ट और तुम्हें समझने वाली चीज समझना जरूरी है, वो दैट इज बेस ईयर का कॉन्सेप्ट. अब बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर इज अ ईयर जिसको हम यूज करते हैं. बेस ईयर की वैल्यू मानी जाती है 100. ठीक है. बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें हमारे पास इनफ डेटा हो, जो कि जिसमें इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो स्टेबल रहा हो, जो इकोनॉमी रही हो, इंडियन इकोनॉमी वो स्टेबल रही हो, जिसके पास हमारे पास इनफ डेटा हो एज वेल एज इट इज इजी टू कंपेयर हो. ठीक है. वो वाला ईयर हमें इसमें एज अ बेस ईयर लिया जाता है. पहले हमारा जो जीडीपी के लिए बेस ईयर था वो था 2011-12, पर जो अब जीडीपी का बेस ईयर जो रिवाइज हो गया बना है वो है 2022-23. दिस इज द बेस ईयर नाउ. तो बेस ईयर वो ईयर होता है जिसकी वैल्यू 100 ली जाती है, और इस बेस ईयर की वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं कि इस साल किस टाइप से हमारी जो जीडीपी है वो रही है. ठीक है. इसके लिए दो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का. बेस ईयर का कॉन्सेप्ट काम आता है जीडीपी कैलकुलेट करने में. अब देखो जीडीपी कैलकुलेट करने का, जीडीपी दो टाइप से कैलकुलेट की जाती है. फर्स्ट इज योर नॉमिनल जीडीपी एंड देन इट इज योर रियल जीडीपी. अब देखो नॉमिनल जीडीपी होती है जो करंट ईयर के प्राइसेस से हम कैलकुलेट करेंगे, और जो रियल जीडीपी होती है वो होती है कि जब हम बेस ईयर के प्राइसेस से कैलकुलेट करेंगे. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो, जैसे मानो
एक बिस्कुट का पैकेट है, बिस्कुट का पैकेट एज ए एग्जाम्पल ले लो कि बिस्कुट का पैकेट है, जैसे उसका बेस ईयर जो है वो है 2022 2023। अब इस साल में क्या होता, जो बिस्कुट का पैकेट था वो ₹3 का मिलता था। अब 2025 में क्या हो गया, वही बिस्कुट का पैकेट तुम्हें मिल रहा है वो मिल रहा है तुम्हें ₹5 में। तो पहले ₹3 का था, फिर अब ₹5 का, तो ₹2 क्या हो गए उसके बढ़ गए। तो अगर हम ₹5 के हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे देन इट इज अवर नॉमिनल जीडीपी। अगर हम ₹3 के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ इस साल में, तो हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम कैलकुलेट रियल जीडीपी। दिस इज वेयर द बेस ईयर कम्स इन। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी होती जब हम करंट ईयर के प्राइस से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, रियल जीडीपी होती जब हम बेस ईयर का प्राइस यूज करके जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो जीडीपी का कैलकुलेशन रहता है, जो तुम न्यूज में देखते हो कि जीडीपी दिस ईयर द जीडीपी ग्रोथ रेट वाज दिस परसेंट, इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गई। तो ये जो कैलकुलेशन की जाती है, जो कंपैरिजन किया जाता है, ये कंपैरिजन किया जाता है जीडीपी ऑफ बेस ईयर से। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि जो जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, जो कंपैरिजन किया जाता है, वो बेस ईयर की जीडीपी से कंपैरिजन किया जाता है। तो हमारी नॉमिनल जीडीपी हो गई जो करंट ईयर के प्राइस से करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जीडीपी, और रियल जीडीपी हो गई जो हम बेस ईयर के प्राइस से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर का। देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। अब सर इसका यूज क्या होता है, देखो इसका यूज ये होता है कि जीडीपी डिफ्लेटर यूज होता है कि इन्फ्लेशन नापने में, कि किस टाइप से इन्फ्लेशन, जो बेस ईयर के हिसाब से जो रियल जीडीपी क्या है वो बेस ईयर के हिसाब से, नॉमिनल जीडीपी क्या है करंट ईयर के हिसाब से। इसमें हमें पता चलेगा कि कितना जो इन्फ्लेशन है वो हुआ है और कितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हुई है। ठीक है, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर का यही यूज होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो जीडीपी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। जीएनपी के बारे में अगर आप समझा जाए तो देखो जीएनपी क्या होती है, जीएनपी और जीडीपी दोनों एक टाइप से ही है, बस एक डिफरेंस होता है कि जीडीपी जो होती है इट इज अबाउट वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, और जीएनपी इज अबाउट हु प्रोड्यूसेस द गुड। मतलब अगर इंडिया का एग्जाम्पल लिया जाए तो इंडिया के जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो कहीं पर भी होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन की जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल जो आउटपुट की वैल्यू होगी, वो हम जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे, बट हम जो उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, जीडीपी में हम वही कैलकुलेट करते हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है, और जीएनपी में हम वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं वेदर विद इन इंडिया और अब्रॉड। अब एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली कि जो फॉरेनर्स होंगे, फॉरेन कंपनी होगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लिया था हमने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लिया था, माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया और इन्फोसिस इन यूएसए। तो इन्फोसिस इन यूएसए में जो प्रोडक्शन होगा वो जीएनपी में हम कैलकुलेट करेंगे, पर जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्शन इंडिया में होगा, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसे हम जीएनपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इससे यही समझ में आता है कि जो जीडीपी होती है उसमें विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री जो भी प्रोडक्शन होगा वो सब कैलकुलेट किया जाएगा। जीएनपी में जो जियोग्राफिकल बाउंड्री मैटर नहीं करती, इट्स अबाउट हु प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, इट इज द टोटल प्रोडक्शन बाय द सिटीजन चाहे जहां पर भी हो, वो हम इसमें जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अब नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या है कि कितना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है और कितना पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है। तो क्योंकि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी तो पूरा है कि इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेन कंपनीज है उनका जितना प्रोडक्शन है वो चीज वो तो अपना वापस ले जाएंगे पैसा, तो यहां से इंडिया से वो बाहर जाएगा पैसा, और इन्फोसिस वो जो बाहर से वो पैसा इंडिया में आएगा। अगर नेट इनकम जो एब्रॉड से आ रही है, मतलब ऐसा समझ लो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस के लिए रहता है, पर समझने के लिए इसको ऐसा ले लो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब जो इंडिया से इनकम जा रही है बाहर, इंपोर्ट मतलब बाहर से जो इनकम अंदर आ रही है। अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव होगा मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा, तो मतलब क्या होगा कि जो इंडिया में जो पैसे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इंडिया में कम पैसे आ रहे हैं, इंडिया से पैसे ज्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, हमें जीडीपी से इसको माइनस करना पड़ेगा। जीडीपी से जब माइनस करेंगे तो हमारी क्या होगा, जीएनपी जीडीपी से कम आएगी। पर अगर एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट ज्यादा होगा, वहां से पैसा आएगा, तो क्या होगा, ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी जीएनपी होगी वो जीडीपी से क्या होगी, ज्यादा होगी। बट
यू शुड नो एज इन इंडिया के केस में क्या होता है, जो हमारी नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो हमेशा क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। मतलब जो मनी है, जो प्रोडक्शन का मनी है, जो वो यहाँ से इंडिया से बाहर ज्यादा जाता है और इंडिया के अंदर जो आना है वो कम आता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो जीडीपी है, जीडीपी में यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जीडीपी से हमें इसको माइनस करना पड़ता है। तो हमारी जो जीएनपी होती है इंडिया के केस में हमेशा जीडीपी से कम रहेगी। इसको याद रखना कि हमेशा जो जीएनपी है वो इंडिया के केस में जीडीपी से कम रहेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी जीडीपी और ये हमारी जीएनपी। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद हमें समझना है एनडीपी एंड एनएनपी, ये दो कॉन्सेप्ट और समझना है, तो इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन, जैसे तुम्हारी बड़ी कंपनी है, ठीक है, बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, क्या होगा, जैसे जैसे साल बाई साल वो चलती जाएंगी, जैसे जैसे कंटिन्यूस प्रोडक्शन करती जाएंगी, तो क्या होगा, देयर माइट बी सम वियर एंड टियर ऑन, वो जो कंपनी जो मशीन्स होगी उसमें क्या आएगा, खर्चा आता जाएगा, जो कि तुम्हें जो खराब होती जाएंगी, कभी कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एरर आ गई, कोई मैकेनिकल एरर आ गई, कुछ भी इस टाइप की एरर्स आती रहती है। जैसे वो कैपिटल गुड्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ टाइप की जो तुम्हें पैसे जमा करने पड़ते हैं, उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ सम वियर एंड टियर। तो दी डेप्रिसिएशन इज द लॉस ड्यू टू दिस वियर एंड टियर। ठीक है, और डेप्रिसिएशन के बारे में एक और चीज याद रखने वाली है कि डेप्रिसिएशन इज नेवर नेगेटिव, कि डेप्रिसिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, वो कभी भी जीरो नहीं रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जब देख रहे हैं तो एक चीज देख लो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि फर्म पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है इट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, जो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट तुम नए सामान के लिए लगा रहे हो, माइनस योर प्लस योर डेप्रिसिएशन। तो दिस इज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फर्म की जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, इट इंक्लूड्स द नेट इन्वेस्टमेंट, जो नया कैपिटल खरीदने के लिए, और दूसरा डेप्रिसिएशन की पेमेंट करने के लिए, दिस इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर इसी को तुम्हें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो तुम्हारी नेट इन्वेस्टमेंट निकल आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब हमें समझना है एनडीपी और एनएनपी को समझना है। अब देखो जीडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें एनडीपी मिल जाएगा। एनएनपी होता है जीएनपी में, अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर तुम जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो तुम्हारा एनडीपी मिल जाएगा, और अगर तुम जीएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो तुम्हें एनएनपी मिल जाएगा। एनडीपी और एनएनपी होता क्या, देखो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। तो इसी के साथ तुम्हारे हो गए चारों बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कि जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। ओके, अब प्राइजेस वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो प्राइजेस में 3 टाइप के प्राइजेस हमें समझने हैं, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अब देखो बेसिक प्राइस क्या होता है, एक एक करके सबको समझेंगे। देखो बेसिक प्राइस क्या होता है, बेसिक प्राइस मतलब बेसिक प्राइस मतलब कि जो रिसीवर द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। देखो तुम जैसे हो, जैसे तुम्हारी कंपनी है, तुमने जो सामान प्रोड्यूस किया, जैसे मानो तुमको यू आर प्रोड्यूसिंग सम गुड्स, तो तुमने गुड्स प्रोड्यूस किए, अब उसमें क्या मिलेगा, तुमने उसमें बहुत पैसा लगाया, कॉस्ट लगी उसमें कुछ, प्लस में तुम्हें उससे सब्सिडीज भी तो कुछ मिली होंगी, जो गवर्नमेंट तुम्हें सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है और कहीं से भी तुम्हें मिल रही है, तो ये सब्सिडीज जो होंगी वो तो उसमें ऐड ही तो होगी, जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसी में ऐड होगी। पर इसमें टैक्स को माइनस करना पड़ता है। टैक्स माइनस क्यों करना पड़ता है, बिकॉज द टैक्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन दोज गुड्स आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स पे करना पड़ता है जो सामान को खरीदता है, मतलब जो कंज्यूमर होगा उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए जो बेसिक प्राइस है उसमें है हम टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडीज को ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब्सिडीज भी तुम्हें मिल रही है और जो सब्सिडीज भी प्रोड्यूसर को मिलती हैं उसको हमें इसमें ऐड करना पड़ता है, और टैक्स हमें इसलिए माइनस करना पड़ता है क्योंकि जो टैक्स गुड्स में लगता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं द अमाउंट दैट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो जो बेसिक प्राइस होता है, बेसिक प्राइस इट इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर। अब हम इसमें टैक्स को माइनस कर देंगे और इसमें हम सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, यार अच्छे से याद रखना। ठीक है, टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडीज को ऐड करना है।
अब देखो नेक्स्ट जो वाला हमारा टॉपिक है वो है जो प्राइस है वो है मार्केट। अब देखो मार्केट प्राइस सीधे से समझो कि जो तुम मार्केट में सामान खरीदने जाते हो उसमें क्या क्या तुम्हें मिल रहा है, उसमें जो प्राइस है जो तुम्हें उसमें प्राइस मिल रहा है वो प्राइस होता है मार्केट प्राइस। अब वो मार्केट प्राइस कैसे बनता है? अब देखो जो बेसिक प्राइस हुआ, ठीक है, बेसिक प्राइस जो मतलब अमाउंट जो प्रोड्यूसर को मिला, तो उतने रुपए से तो उसे मिल गए। अब उसमें टैक्स लगा कुछ, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसे टैक्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि टैक्स तो उसे पे करना पड़ता है, उसे अलग अपना पे करना पड़ता है टैक्स, और तुम्हें उसका इनडायरेक्ट टैक्स अलग उसकी पे करना पड़ता है। तो बेसिक प्राइस हो गया, उसमें तुमने टैक्स भी पे किया, और उसमें सब्सिडीज को माइनस करना पड़ता है। क्यों सब्सिडीज को इसलिए माइनस करना पड़ता है? क्योंकि बेसिक प्राइस में सब्सिडीज ऐड होती हैं। अब सब्सिडीज कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तुम गवर्नमेंट नहीं हो, तुम कंज्यूमर हो, इसलिए तुम सब्सिडीज जो उसको सब्सिडीज मिल रही है उसका पैसा तुम थोड़ी दोगे। कॉमन सेंस की बात है यार, उसको समझो कि जो बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस इट इज अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है, उसे सब्सिडीज भी मिल रही है, वो टैक्स पे नहीं कर रहा क्योंकि इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, वो प्रोडक्शन पे टैक्स पे करेगा, वो जब जो प्रोडक्ट्स होंगे जब वो सेल होंगे तो जो स्टेट ड्यूटीज वगैरह लगती है वो सब पे करेगा वो। लेकिन जो मेन टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स में, वो टैक्स कौन पे कर रहा है? वो तुम पे कर रहे हो, ठीक है, इसलिए हम इसमें टैक्स को माइनस करते हैं। पर मार्केट प्राइस में अगर देखा जाए तो मार्केट प्राइस में जो तुम सामान खरीदो उसमें टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जो बेसिक प्राइस है, जो रिसीवेबल जो अमाउंट प्रोड्यूसर को मिला बेसिक प्राइस, उसमें तुम टैक्स भी पे कर रहे हो, पर तुम सब्सिडीज पे नहीं करोगे क्योंकि यू आर द कंज्यूमर, यू आर नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडीज पे करती है, इसलिए इसमें हम सब्सिडीज को माइनस करेंगे। बेसिक प्राइस में हम टैक्स भी पे करेंगे, पर हम सब्सिडीज जो प्रोड्यूसर को मिल रही है जो कि बेसिक प्राइस में ऐड होती है वो हम पे नहीं करेंगे, इसलिए हम इसमें सब्सिडीज माइनस करेंगे। तो वहां जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा मार्केट प्राइस इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्लियर है? अब फैक्टर कॉस्ट देखते हैं। अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट होती है इट इज अ कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या होते हैं? दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जितनी भी कॉस्ट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगती है दैट कॉस्ट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कॉस्ट जो होती है वो कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। सिंपल सा। अब फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है जैसे जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट, तो यही वाला फॉर्मूला उसमें काम आता है। जब भी फैक्टर कॉस्ट को जब भी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम उससे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये हमारे देखो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सपेंड किया तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला याद करना, जब भी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब जब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहां पे तो माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा हमारा? मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज, ये वाला हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। टैक्स को माइनस, मार्केट प्राइस से टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे, तो जो हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी फैक्टर कॉस्ट। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अगर एप्लीकेशंस देखे जाएं तो देखो फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमारा जो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा मार्केट प्राइस इक्वल टू माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में कंपैरिजन। अब अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए, जैसे जीडीपी का हमें कैलकुलेट करना है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी? फैक्टर कॉस्ट को एफसी लिख लेते हैं, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस टाइप से हमारी जीडीपी हो जाएगी। इसी तरह से जीएनपी, जितने भी कैलकुलेट करना है, जितनी भी कैलकुलेशन आएगी फैक्टर कॉस्ट में, उस टाइप से ही करना है कि जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस की वैल्यू माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज ऐड करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना, ठीक है। तो ये रहता है हमारा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में। अब देखो इसको रिवर्सिबल भी हम इसमें इसको एक्सचेंज इसको मतलब यूज भी कर सकते हैं। इसको हम फैक्टर कॉस्ट के लिए भी इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम मार्केट प्राइस के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, तो मार्केट प्राइस के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट
प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हो जाएगी। इस टाइप से हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो तुम फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल से फॉर्मूले का। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर नहीं तो पीपीटी में वैसे भी तुम्हें ये वाला फॉर्मूला तो मिल ही गया होगा। ठीक है, तो उसमें इसको यूज कर लेना, इसको याद कर लेना। इसको वैसे क्वेश्चंस तो नहीं आते इसमें, लेकिन फिर भी इसको या इसको पता तुम्हें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब चीजों की। ठीक है, क्योंकि जैसे नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे, तो नेशनल इनकम इक्वल टू क्या होता है, नेशनल इनकम हमारी होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये हमारी हो जाएगी नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी हो जाएगी नेशनल इनकम। ठीक है, ठीक है, तो प्राइसेस के एप्लीकेशन हमने देख ली। अब जो नेक्स्ट हमें समझना है वो समझना है हमें एक्सचेंज रेट के बारे में समझना है। देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, वो है पीपीपी। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। समझ लो अच्छे से, पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, परचेसिंग पावर पैरिटी, जो इसका फुल फॉर्म है उसी वही चीज इसका मतलब है। अब इसका देखो अप्लाई, अगर रियल लाइफ में इसका मतलब नॉर्मल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पास एक एक बास्केट है। ठीक है, बास्केट में सामान रखा हुआ है, सामान ऐसा समझ लो फल फ्रूट्स, फल रखे हुए हैं, ये कुछ फल रखे, कुछ सेब रखे हैं, कुछ केले रखे हैं, कुछ अनार रखे हैं, इस टाइप से फल वाली एक तुम्हारे पास बास्केट है। अब उस बास्केट को तुम यहां पर इंडिया में खरीदोगे तो वो तुम्हें उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, और वही सेम बास्केट को अगर तुम अमेरिका में जाके खरीदोगे तो उसके लिए तुम्हें कितने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। दैट डिफरेंस इज नोन एज पीपीपी। ठीक है, डिफरेंस नहीं मतलब कि तुम इंडिया में वही सेम बास्केट कितने रुपए में खरीद पा रहे हो, और अमेरिका में वही सेम बास्केट तुम कितने डॉलर्स में खरीद पा रहे हो। और ये जो कंपैरिजन होता है, दिस इज नोन एज परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, अब देखो इंडिया की जो पीपीपी के बेसिस पे अगर जीडीपी देखी जाए तो इंडिया कम्स अंडर टॉप 3। ठीक है, जो जीडीपी के रेट में आती है तो इंडिया टॉप 3 में आता है, पर वैसे में इंडिया इज इन दी 5th प्लेस। ठीक है, तो जो पीपीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब होता है कि अगर एक बास्केट है किसी भी कुछ भी गुड्स की है, तो वो गुड्स तुम इंडिया में कितने रुपए में खरीद पा रहे हो, वही सेम गुड्स तुम किसी और फॉरेन कंट्री में कितने में खरीद पा रहे हो। ठीक है, दिस इज नोन एज परचेसिंग पावर पैरिटी। अब समझते हैं हम एक्सचेंज रेट्स के बारे में समझते हैं। एक्सचेंज रेट्स को समझते हैं। देखो एक्सचेंज रेट्स 4 टाइप के होते हैं। एनईआर मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब देखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है जो तुम एज अ एक्सचेंज रेट जानते हो, कि मतलब जो इंडिया की करेंसी है, इंडिया की करेंसी हो गई और डॉलर करेंसी के बीच में जो डिफरेंस होता है कि $1 इक्वल टू कितना है, अभी शायद 84-85 कुछ चल रहा है। तो वो जो डिफरेंस जो तुम समझा करते हो, जो फॉरेक्स मार्केट वगैरह में यूज होता है, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, सिंपल सी चीज है, जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है कि $1 कितने रुपए के बराबर होता है, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट होता है, रियल एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज रिलेटेड टू गुड्स। ठीक है, जो रियल एक्सचेंज रेट होता है हमारा, रियल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस, इट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट इट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड, मतलब एक कंट्री के जो गुड्स हैं वो दूसरी कंट्री में कितने रुपए से उसकी वैल्यू कितनी होगी दूसरी अगर कंट्रीज में देखा जाए, तो वो होता है हमारा रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब करेंसी जो है, एक करेंसी दूसरी करेंसी के कितने बराबर है, और रियल एक्सचेंज रेट हमारा होता है कि ये जो गुड्स हैं, एक कंट्री के गुड्स हैं, उसकी रिलेटिव वैल्यू दूसरी कंट्री में कितनी है, ये हमारा होता है रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इट इज अबाउट गुड्स, इट इज अबाउट करेंसी। अब अगर इसका ये देखा जाए नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो ये होता है रियल एक्सचेंज रेट जो होता है हमारा सिर्फ एक कंट्री और एक करेंसी के बराबर, एक कंट्री से जब कंपेयर करते हैं गुड्स को, तो होता है हमारा रियल एक्सचेंज रेट। और उसी तरह अगर जैसे हम रुपए को डॉलर से कंपेयर करें तो हमारा होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। पर और जो हमारा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, ये थोड़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जितने भी इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनकी जितनी भी करेंसी, जैसे यूरो हो गया हमारा, ठीक है, यूरो हो गया हमारा, पाउंड हो गया, और हमारा जैसे ये जापानीज येन हो गया,
युआन हो गया, इन सब की जो जैसे रहते हैं हमारे डॉलर्स हो गए, दिनार हो गए, इन सब चीजों के जो एवरेज हम लेते हैं, जो इंडियन करेंसी को एवरेज से कंपेयर करते हैं, वो एक्सचेंज जो एवरेज लिया जाता है मेजर इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर से, वो होता है हमारा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है। और इसी तरह रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है हमारे जो इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनसे जब हम अपने रिलेटिव प्राइस अपने गुड्स के कंपेयर करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो जब हम एक कंट्री के अपनी कंट्री की करेंसी सिर्फ एक अलग करेंसी से कंपेयर करेंगे, तो हमारी नॉमिनल इफेक्टिव रेंज इफेक्टिव नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और जब गुड्स को कंपेयर करेंगे तो रियल एक्सचेंज रेट। जब हम और टोटल एवरेज जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर की करेंसी से करेंगे, तो हमारा होगा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और जब हम उसी तरह जितने भी हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके गुड्स से कंपेयर करेंगे हमारे रिलेटिव प्राइस अपने गुड्स के, तो वो हमारे कहलाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्लियर है? तो हमने एक्सचेंज रेट भी समझ लिया, पीपी भी समझ लिया, पीपीपी भी समझ लिया। अब जो मेन टॉपिक है नेशनल इनकम, अब इसको समझते हैं। अब देखो जितने भी बेसिक टॉपिक्स थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेशनल इनकम के बारे में समझते हैं। देखो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम मतलब किसी भी नेशन, मतलब किसी भी कंट्री की टोटल इनकम। ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, तो इसको कंफ्यूज मत होना कि जो नेशनल इनकम होती है वही पर कैपिटा इनकम होती है, ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम जो होती है, इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री फॉर देयर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट, वेदर विद इन द कंट्री और एब्रॉड। अब देखो इसमें इस डेफिनेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें केवल ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर फोकस नहीं है, इसमें फोकस है सिटीजन्स पर। ठीक है, कि जो इंडियन के जैसे इंडिया का देखा जाए तो इंडिया की जो नेशनल इनकम होगी उसमें जितने भी इंडियन सिटीजन्स होंगे उन सब की इनकम को इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय द सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स में, फॉरेनर्स नहीं है इसमें, ऑफ अ कंट्री फॉर देयर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट। तो इन लोगों ने जितने भी इंडियन के सिटीजन्स हैं उनने चाहे इंडिया में हो या फिर बाहर हो, जहां पर भी कहीं पर भी काम करके पैसे कमाए हैं, वो उन सबको कैलकुलेट करके जो हमारा आता है वो कहलाता है नेशनल इनकम। ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम इक्वल टू होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी क्या होता है? एनएनपी इसमें जीएनपी से अगर डेप्रिसिएशन को हम इसमें माइनस कर देते तो हमारी आ जाती है एनएनपी। अब देखो एनएनपी क्या है? एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। और जीएनपी क्या होती है? इट इज द टोटल अर्निंग, टोटल फाइनल गुड्स प्रोडक्शन, टोटल फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन जो कि इंडियन सिटीजन्स करते हैं, जो कि सिटीजन्स ने किया, वेदर विद इन इंडिया और एब्रॉड। तो हम इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो सेम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनएनपी क्यों हमने इसमें लिया, जीएनपी क्यों नहीं लिया, जीडीपी क्यों नहीं लिया, ये सब चीजें क्यों ली, इसकी जगह पे हमने एनएनपी क्यों लिया? देखो इसका कई रीजन थे एनएनपी को लेने के, इसके कई रीजन थे। पहला रीजन तो ये कि जो एनएनपी होती है ये इनकम, इट ओनली शोज द इनकम अर्न बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, केवल सिटीजन्स की इनकम्स दिखाएगी जो एनएनपी में होगा। और दूसरी चीज हमने इसको फैक्टर कॉस्ट में क्यों लिया? अब देखो एनएनपी सिटीजन्स की इनकम दिखाएगी, फॉरेनर को नहीं ऐड करना, ऑब्वियस सी बात है कि हमें फॉरेनर को माइनस करना है, इसलिए हम उसमें केवल सिटीजन्स के लेंगे। लेकिन अब हमने इसमें देखो फैक्टर कॉस्ट क्यों लिया? फैक्टर कॉस्ट इसलिए लिया हमने क्योंकि जो फैक्टर कॉस्ट होता है इसमें टैक्सेस नहीं रहते। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें हम टैक्सेस माइनस करते हैं। अब टैक्सेस माइनस करने का एक मतलब इसलिए है क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेस अमॉन्ग द कंट्रीज, जिसकी वजह से कंपैरिजन होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। और जो नेशनल्स हैं जो अब्रॉड में कहीं पे पैसे कमा रहे हैं, जो उनकी इनकम है वो टैक्सेस से अफेक्ट होगी, इसलिए हमें उसमें टैक्सेस ऐड नहीं करने। इसलिए हमने यहाँ पे एनएनपी लिया है ताकि हम सब सिटीजन्स को उसके अंडर ला सकें, फॉरेनर्स को रिमूव कर सकें। और फैक्टर कॉस्ट इसलिए ताकि उसमें हम टैक्सेस को हटा सकें। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? हमें टैक्सेस को माइनस करना पड़ता है। अब टैक्सेस माइनस करने का मतलब ये कि जरूरत इसलिए क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेस अमंग द कंट्रीज। इसलिए जो नेशनल इनकम होती है इट इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो जीएनपी क्यों नहीं लिया, एनएनपी क्यों लिया हमने, एनएनपी क्यों लिया हमने, जीएनपी क्यों नहीं लिया? अब इसलिए नहीं लिया क्योंकि जीएनपी एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जो जीएनपी से हमें डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्यों माइनस कर रहा है? डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस किया है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है हर कंट्री में अलग अलग होता है। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन होती है ये किसी की इनकम नहीं आती है। ठीक है, इट इज अ डेप्रिसिएशन, इट इज द वियर एंड टियर ऑफ द जो गुड्स हैं, जो कैपिटल गुड्स हैं उसका वियर एंड टियर होता है, इसलिए हमने उसको डेप्रिसिएशन को माइनस करके हमने जो मिलता है वो मिलता है हमें एनएनपी, इसलिए हमने इसमें एनएनपी को यूज किया है।
जीएनपी को यूज नहीं किया। एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी में केवल सिटीजन्स आते हैं और फैक्टर कॉस्ट में इसलिए ले क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेस अमंग डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो नेशनल इनकम इक्वल टू क्या होती है, नेशनल इनकम इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो भी जितनी सारी भी डेफिनेशन अभी तक हमने डिस्कस करी, ये सब डेफिनेशन तुम्हें पीपीटी में मिल जाएगी, और पीपीटी पता है तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसकी लिंक तुम्हें जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें भी मिल जाएगी। तो ये हो गई हमारी नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम क्या होती है, इट इज ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय द सिटीजन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट याद रखना और एनएनपी याद रखना। अब जो हमें एक टॉपिक, अब देखो इससे इसको कैलकुलेट करने से पहले एक और टॉपिक समझ लेते हैं, वो है एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होती हैं। अब देखो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिसके रिटर्न में जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, अब जिसको भी पैसे मिले हैं उसने कोई भी उसके रिटर्न में इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं की है। ठीक है, ये कहलाती ट्रांसफर पेमेंट, मतलब केवल दान में ऐसे पैसे दे दिए, दिस इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स में सब आते हैं, हमारी ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ये सब चीजें ट्रांसफर पेमेंट में आती हैं। अब समझते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के तीन मेथड्स होते हैं, तीन मेथड समझने तुम्हें। पहला हो गया वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड हो गया इनकम मेथड, एंड थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। देखो ये बिल्कुल इजी है, केवल टर्म्स लिखे हुए हैं इसमें, ऐसा कुछ खास इसमें कुछ टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। वैल्यू एडेड मेथड, जैसे तुम जीडीपी कैलकुलेट करती है, ऑल द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, वही चीज होती है वैल्यू एडेड मेथड में। ठीक है, इनकम मेथड में होती है जो तुमने अभी नेशनल इनकम पढ़ा है, नेशनल इनकम की जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की टोटल इनकम होती है वही चीज आती है इनकम मेथड में, बस कुछ चीजें ऐड माइनस करनी पड़ती, ऐड करनी पड़ती है, कुछ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। एक्सपेंडिचर मेथड हो गया कि जो जितना भी फाइनल गुड्स किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस हुए, जो नेशन से प्रोड्यूस किए हैं, किसी कंट्री में नेशनल नहीं किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसमें कितना, देखो हाँ सॉरी इसमें नेशनल इनकम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी नेशनल ने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उस पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कहलाती है हमारी, उसके बेसिस पे जो हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उस वो वाला मेथड कहलाता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब एक एक करके सब मेथड्स को देखते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड अगर हम जीडीपी को एट मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करेंगे तो वही हमारा होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, जीडीपी तुम्हें पता है कैसे क्या होती है, जीडीपी इज फाइनल गुड टोटल प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। तो जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उसमें हम सिंपल जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर देते हैं। अब इसमें कुछ चीज याद रखने वाली है कि जब हम जीडीपी को एज एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो हमें इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें हमें इसमें रिमूव करनी है। क्या हमें इसमें इंक्लूड करना है, उसमें हमें इंक्लूड करना है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सोल्ड हो रहे हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचे नहीं जा रहे पर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जाता है, मतलब सब्सिडी वाले पैसे हो गए, पैसे नहीं गुड्स, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए जाते हैं, जिनको बेचा नहीं जाता पर सब फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जाता है। और सर्विसेज भी इसी तरह जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर पैसे में सर्विसेज जो सोल्ड की जाती हैं, ये सब चीजें हमें इसमें इंक्लूड करना है। अब हमें इसमें इंक्लूड क्या नहीं करना है, सेकंड हैंड, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि हमें सेकंड हैंड, क्योंकि जीडीपी में क्या हम सेकंड हैंड आइटम्स या इंटरमीडिएट आइटम्स को कैलकुलेट इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना। जो सेकंड हैंड आइटम्स हो गए, इलीगल गुड्स हो गए, उसे इंक्लूड नहीं करना है। और ट्रांसफर पेमेंट्स, इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट का भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि ट्रांसफर पेमेंट को जो है हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है, दे आर द मनी दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द, जो कि गवर्नमेंट हमारी दिया करती है, दैट मनी ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट टू द इंडिविजुअल इन रिटर्न ऑफ विच देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल। ये कहलाती है हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमें इंक्लूड करना है गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द मार्केट, गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट सोल्ड बट सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये सब चीजें हमें इसमें इंक्लूड करना है, हमें इंक्लूड नहीं करना है सेकंड हैंड मटेरियल, इलीगल गुड्स हो गया, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गई, ये चीज हमें इंक्लूड नहीं करना। ट्रांसफर पेमेंट्स को अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनकम मेथड। देखो इनकम मेथड क्या है, इट इज द टोटल इनकम अर्न बाय द सिटीजन एंड द बिजनेसेस इन द कंट्री। ठीक है, ये होती है हमारी इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में हमारी जो जीडीपी होती है उसको, उसमें देखो क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है। तो जीडीपी होती है, जीडीपी क्या, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमें फैक्टर इनकम्स जो हो गए, देखो फैक्टर इनकम क्या होते हैं, फैक्टर इनकम हमारे होते हैं जैसे फैक्टर्स हो गए, जैसे कि वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया। तो ये सब चीजें होती हैं हमारी फैक्टर इनकम्स होती हैं। उसमें हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना, सब्सिडीज को माइनस करना और डेप्रिसिएशन को ऐड करना। तो हमें ऐड करना है डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हमें जो माइनस करना है वो माइनस करना है हमें सब्सिडीज।
ठीक है। तो इस टाइप से जो कैलकुलेट होती है वो वाला मेथड कहलाता है इनकम मेथड। इसे केवल फॉर्मूला याद कर लेना, इतना ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चंस आते नहीं है। जिस टाइप से जिसमें क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में आएंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड में टोटल जितनी इट रिफर्स टू ऑल द स्पेंडिंग ऑन द करंटली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, जितनी भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं इसमें जितनी भी स्पेंडिंग होती है वो कहलाती है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आती है। और एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीडीपी इक्वल टू सी आई जी एक्स माइनस आई है। और देखो इन सबको समझते हैं। देखो सी क्या होता है, सी इज कंजम्पशन, कंजम्पशन इज पर्सनल कंजम्पशन मेड बाय द हाउस होल्ड। आई इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स हो गया एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर, ये दोनों इसके अंदर आती हैं। सी हो गया हमारा कंजम्पशन, हो गया कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। आई हो गया इन्वेस्टमेंट, हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जी जो हो गई हमारी, ये हो गई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक चीज याद रखने वाली है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है पेंशन स्कीम्स में, स्कॉलरशिप में, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस में, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड नहीं करना। वो क्यों नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें होती है ट्रांसफर पेमेंट। अभी जब हमने बात की कि ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, तो सीधी सीधी बात है, जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें ट्रांसफर पेमेंट कैलकुलेट नहीं करना, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड नहीं करना। तो हमारी जो हो गई सी हो गई कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, आई हो गया इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स एंड गवर्नमेंट, जी हो गया हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया जो गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सपेंड करती है, जो कि गवर्नमेंट परचेज करती है। और एक्स माइनस आई एम हो गया हमारी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, दिस इज नेट एक्सपोर्ट कह सकते हैं इसे, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब एक चीज और समझो कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस होता है। नेशनल इनकम ये होती है कि इट इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय ऑल द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, और जो पर कैपिटा इनकम होती है वो होती है इनकम पर पर्सन। तो अगर हमें इनकम पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो हमें नेशनल इनकम अपॉन हमें जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी निकल आएगी क्या, हमारी निकल आएगी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। क्लियर है, तो हमने पर कैपिटा इनकम भी देख ली। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दोनों में डिफरेंस होता है। देखो पर्सनल इनकम होती है, इट इज द पर्सनल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, मतलब टोटल सिटीजन, सब सिटीजन के। पर कैपिटा नहीं है, दिस इज, इसको भी कंफ्यूज मत हो ना, डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस कॉन्सेप्ट। ये दिस एंड पर्सनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पर्सनल इनकम होती है, इट इज द ऑल इनकम विच इज रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स इन अ ईयर, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इसमें ऑल इंडिविजुअल्स नहीं होते, उसमें सिंगल पर पर्सन वाली होती है, वो कहलाती है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब जो पर्सनल इनकम होती है, देखो पर्सनल इनकम में हमें क्या करना पड़ता है, पर्सनल इनकम जो होती है नेशनल इनकम से ही निकाली जाती है। बट एक चीज है कि हमें देखो पर्सनल इनकम इक्वल टू होती है नेशनल इनकम। अब देखो पर्सनल इनकम में क्या सब इंडिविजुअल्स के पास तो ट्रांसफर पेमेंट्स भी आती है ना, गवर्नमेंट जैसे एलपीजी सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, तो हमें नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड करना पड़ता है। अब हमें इसमें कॉर्पोरेट के जो अर्निंग है, टैक्सेस हैं जो कि ये सिटीजन्स को नहीं मिलते हैं, उनको इससे माइनस करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, जब सिटीजन्स को नहीं मिल रहा है तो पर्सनल इनकम में नहीं आएंगे, इसलिए हमें उसको माइनस करना पड़ता है। पर ट्रांसफर पेमेंट को हम इसमें ऐड करना है क्योंकि गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है और वो सिटीजन्स को मिलती है, पर वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती। इसलिए पर्सनल इनकम विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम, उसमें हम ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड कर देंगे और उसमें हम कॉर्पोरेट अर्निंग या फिर उनके जो प्रॉफिट हो गए या टैक्सेस हो गए, इनको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे हमें मिल जाएगी हमारी पर्सनल इनकम। पर पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दे आर नॉट सेम। पर्सनल इनकम हो गई, इट इज द ऑल द इनकम व्हिच इज रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स इन अ ईयर। पर ये जो इनकम होती है पर्सनल इनकम, इट इज बिफोर टैक्सेस, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, जो पर्सनल इनकम से हम जब टैक्सेस, जो इनकम टैक्सेस नहीं, पर्सनल टैक्सेस जितने भी होते हैं उनको अगर माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो हमें जो मेजरमेंट मिलता है, दैट इज अवर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है। पर्सनल इनकम हमारी होती है ऑल द इनकम विच इज रिसीव्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ ईयर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड करना पड़ता है और इन चीजों को माइनस करना पड़ता है। कॉर्पोरेट अर्निंग हो गई, उनकी टैक्स हो गए, उनके प्रॉफिट हो गए, इसको माइनस करना पड़ता है। और जब हम पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को हटा देंगे तो जो हमें मिलती है वो मिलती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एक ऐसी इनकम जो कि
सिटीजन्स के पास होगी, जिससे वो अपने अपने हिसाब से खर्च कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके गाइस, तो इस वाले वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने इसमें डिस्कस किए। हमने इसमें दोनों मेथड्स का यूज किया, पीपीटी वाला मेथड एज वेल एज अवर व्हाइट बोर्ड मेथड, दोनों का यूज करके हमने इस सेशन को थोड़ी इंटरैक्टिव सेशन बनाया। इसलिए अब ये वाला जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक थे सब आई होप कि तुम्हें क्लियर हो चुके होंगे। और इसी के साथ I want to thank you all for listening this video and this is the end of this session. नेक्स्ट अब इसके बाद फिर और कोई सा भी वीडियो आएगा, जैसे कि सेंट्रल बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी, किसी भी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिनों में आएगा। ठीक है, अंटिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक यू।